स्टूडेंट, आज हम लोग एक शॉर्ट बट पावरफुल वीडियो के द्वारा हम लोग ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन होने के पहले दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हमारा बोर्ड और साथ में इंट्रेंस एग्जामिनेशन में आने वाले एमसीक्यू बिल्कुल करेक्ट हों। हमारा टॉपिक है कैपेसिटेशन एंड एक्रोसोमल रिएक्शन। तो हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर होता है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। और वहाँ से ये कई रूट्स को पास करके वो पहुँचता है इपिडिडिमिस के अंदर। और ऐसा माना जाता है कि इपिडिडिमिस के अंदर में स्पर्म मैच्योर भी होता है। स्पर्म की जो मैच्योरिटी आती है, यानी स्पर्म के टेल का मूवमेंट शुरू होता है, और साथ में स्पर्म के जो हेड हैं और जो एक्रोसोमल प्रोसेस हैं वो और भी कंडेंस होते हैं। तो ये जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी है, स्पर्म के खुद की जो मैच्योरिटी है, वो इपिडिडिमिस के अंदर में आती है। इसके बाद स्पर्म सीमेन के साथ फीमेल जेनिटल ट्रैक में इजाकुलेटेड होता है। लेकिन देखिए, इपिडिडिमिस में स्पर्म की खुद की मैच्योरिटी तो आई है, बट वो अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर सके। तो ओवम को फर्टिलाइज करने की जो कैपेसिटी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन जो वर्ड है, इसको अगर आप हम लोग ब्रेक करके देखें अगर, तो हम लोग को इसी के अंदर में इस प्रोसेस में क्या होता है पता चल जाएगा। देखिए, कैपेसिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कैपेसिटेशन। तो इपिडिडिमिस में ऐसा क्या रहता है कि वहाँ पे ये कैपेसिटी अटेंड नहीं हो पाती है। देखिए, मेल जेनिटल ट्रैक में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो स्पर्म के एक्रोसोमल रिएक्शन को बाइंड करके रखते हैं, जैसे कोलेस्टेरॉल। जैसे मैं बताऊं आपको, कोलेस्टेरॉल, ये कोलेस्टेरॉल का लेयर जो है, ये एपिडिडर्मिस में स्पर्म के एक्रोसोमल के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये जमा हुआ है। इसके अलावा कुछ डी कैपेसिटेटर फैक्टर्स भी होते हैं, यानी कि जो कैपेसिटेशन को होने नहीं दे रहे हैं। ऐसे भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मेल जेनिटल ट्रैक में स्पर्म को गार्ड करके रखते हैं। सेमिनल प्लाज्मा के थ्रू से स्पर्म जब फीमेल के जेनिटल ट्रैक में पहुंचता है, तो वहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस हैं रिमूवल ऑफ मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल। जो मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल है वो रिमूव किया जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक में। इसके अलावा डीकैपेसिटेशन जो फैक्टर्स हैं उनका रिमूवल होता है, क्योंकि फीमेल जेनिटल ट्रैक में कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो डीकैपेसिटेशन फैक्टर को रिमूव करते हैं। देखिए, यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आफ्टर कैपेसिटेशन यानी ड्यूरिंग कैपेसिटेशन जब हो रहा है, तो ये फैक्टर्स यहाँ से रिमूव हो रहे हैं। और कैपेसिटेशन में कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होता है। ये एक एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन, माने इसके अंदर में कैल्शियम आयन की एंट्री होती है। और यानी कि कैपेसिटेशन को कंप्लीट कराने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कैल्शियम का है। और जैसे ही एक स्पर्म कैपेसिटेटेड हो जाता है, यानी उसके अंदर कैपेसिटी आ जाती है फर्टिलाइज करने की ओवम के, इसका टेल का जो लैशिंग मूवमेंट है वो काफ़ी वाइगोरस और काफ़ी तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है। कैपेसिटेशन फीमेल के जेनिटल ट्रैक में होता है। ये एक प्रिपेयर्डनेस है, एक रेडीनेस है स्पर्म का। आफ्टर कैपेसिटेशन स्पर्म एकदम मैच्योर्ड हो जाएगा फर्टिलाइज करने के लिए ओवम को, और इसको होने के दौरान कम से कम 6 to 8 आवर्स लगते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक में। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन आया है कि अगर एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्पर्म को टेस्टिस से ही निकालकर अगर उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जाए, तो क्या वो ओवम को देने के बाद क्या ओवम को फर्टिलाइज कर पाएगा? तो इसका आंसर हुआ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो स्पर्म कैपेसिटेटेड नहीं हो पाया है, क्योंकि उसको फीमेल जेनिटल ट्रैक का इन्वायरमेंट नहीं मिला है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अभी समझ में आया होगा। फिर इसको एक दूसरे स्लाइड से भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसके अंदर में आप देख रहे हैं कि मैं जो बातों को बताया आपको कि कोलेस्ट्रॉल का विड्रॉल होता है,
सरफेस के जो प्रोटीन्स रहते हैं, जो मैंने डिकैपेसिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो आउट हो जाते हैं, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। अब ये जो कैपेसिटेटेड स्पर्म है, इसके पास कैपेसिटी आ गई है। अब ये ओवा के अंदर जो कोर्ना रेडियाटा है और जो जोना पेलोसिडा है, उसको अब ये क्रॉस कर पाएगा। इसके बाद याद रखिएगा कि एक दूसरा प्रोसेस इसके बाद का स्टेप है कि स्पर्म कैपेसिटेशन जब कर चुका है, तब वो फ्यूचर में एक्रोसोमल रिएक्शन करेगा। ये एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है, हम लोग दूसरे स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे, बट ये दिमाग में रहे कि अगर कैपेसिटेशन नहीं हुआ है तो फिर एक्रोसोमल रिएक्शन भी नहीं होगा, और एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं होगा तो स्पर्म ओवा के जोना पेलोसिडा को कंप्लीटली क्रॉस नहीं कर पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यानी ये बॉटम लाइन है कि कैपेसिटेशन इज मस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं इसको, एक्रोसोमल रिएक्शन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो एक बात सुन लें कि एक्रोसोम होता क्या है, स्पर्म है, ये स्पर्म के का जो हेड है, इसके ऊपर एक लेयर रहता है एक्रोसोम का, और ये एक्रोसोम गोल्जी बॉडी का मॉडिफाइड फॉर्म है। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज जो हैं वो मॉडिफाई होकर एक्रोसोम बनाते हैं। तो एक्रोसोमल रिएक्शन में आप इस बात को ध्यान में रखें कि एक्रोसोमल रिएक्शन एक्रोसोम में होता है और इसका इफेक्ट पड़ता है जोना पेलोसिडा पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्रोसोमल रिएक्शन होता कहाँ है। तो एक्रोसोमल रिएक्शन तो एक्रोसोम के अंदर होगा, और ये प्रोसेस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहाँ होगा। देखिए ये ओवम है और मान लीजिए ये स्पर्म है, तो ओवम के पास स्पर्म की जो मीटिंग के पहले एक्रोसोमल रिएक्शन को मिली सेकेंड्स के अंदर में कर लेना होगा। यानी कि ये प्रोसेस आपका फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में होता है। ये भी एक क्वेश्चन है कि एम्पुला में या फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये प्रोसेस होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन। अब इसको और थोड़ा डिटेल्स में हम लोग समझते हैं ये प्रोसेस है क्या। देखिए इस प्रोसेस को समझने के पहले हम लोग एक बार फिर से इस ड्राइंग को देख लेते हैं, स्पर्म के ड्राइंग को, और यहाँ से आपको एक दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और भी क्लियर मैं कर देता हूँ। देखिए एक ऐसा ड्राइंग है कि इसमें सबसे पहली बात कि स्पर्म का जो आउटर लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। जैसे सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल का अपना, तो एक मॉडिफाइड सेल है। तो स्पर्म का सबसे आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में फिर एक्रोसोमल सैक है। तो याद रखिएगा कि कभी ऐसा कन्फ्यूजन ना हो जाए कि एक्रोसोमल का मेम्ब्रेन सबसे आउटर मेम्ब्रेन है स्पर्म में, क्योंकि वो सबसे ऊपर रहता है, ऐसी बात नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, और उसके नीचे आपको आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में सब एक्रोसोमल स्पेस मिलेगा, जिसके अंदर में स्पर्म लाइसिन या एंजाइम्स भरे रहते हैं, जो ओवम के मल्टी लेयर्ड ओवम को पेनिट्रेट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन होता क्या है। देखिए एक्रोसोमल रिएक्शन में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज, आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाता है। देखिए एक अगले स्लाइड में और क्लियर करता हूँ उसको। यहाँ पे देखिए एक्रोसोमल रिएक्शन में ध्यान से देखिए इस एक्रोसोमल रिएक्शन में कि यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है, ये दोनों आपस में फ्यूजन करते हैं, और इनके फ्यूजन करने से इसके अंदर का जो एंजाइम कंटेंट है वो बाहर आ जाता है। यानी फिर से ध्यान रखिए कि जो एक्रोसोमल रिएक्शन है, ये एक्रोसोमल रिएक्शन एक्रोसोम में होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है, और इसमें दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं इस दौरान। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स क्या है, ये फ्यूजन होता है इसमें स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्रोसोम के आउटर मेम्ब्रेन के साथ, ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, और इनके फ्यूजन से एक्सोसाइटोसिस होता है। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है एग्जिट ऑफ स्पर्म लाइसिन। स्पर्म के अंदर, एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो बाहर आते हैं। यानी एक्रोसोम रिएक्शन अगर आपको डिस्कस करना हो या कहीं आंसर करना हो, तो आप इसके अंदर दो चेंजेस को ध्यान देंगे। एक फ्यूजन, इसका फ्यूजन होता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, फ्यूजन ऑफ स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द एक्रोसोमल आउटर लेयर, एंड दो सेकंड पॉइंट एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है एग्जिट ऑफ स्पर्म लाइसिन। ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। एक और स्लाइड है, उससे और भी क्लियर होगा वो कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन में इसमें कलर मैचिंग बहुत अच्छी है, समझ में आपको आएगा। देखिए एक्रोसोमल कंटेंट
एक्रोसोमल कंटेंट को ग्रे कलर से दिखाया है। और आउटर मेम्ब्रेन देखिए, ये ग्रे के बाद का ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें इनर मेम्ब्रेन है। देखिए यहाँ पे फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बाहर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो देखिए किस तरीके से फ्यूज किया है। और फ्यूजन के बाद इसके अंदर से ये जो बीच बीच में ब्रेक डाउन हो गया है, एक जो साइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है, इसमें ब्रेक डाउन हो गया क्रोमोसोमलाइजेशन के समय ड्यूरिंग। और यहाँ से देखिए स्पर्म लाइसेंस बाहर निकल रहे हैं। और जब कंप्लीट ब्रेक डाउन हो गया है तो ये स्पर्म का जो इनर मेम्ब्रेन है वो सामने की तरफ आ गया है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीचे की तरफ है। यानी ये पूरा का पूरा ये पार्ट जो है वो एक्सपोज हो गया है। और एक्सपोज होने का एक और इम्पोर्टेंट कॉज ये भी है कि इसके ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स के रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि ओवम के जोना पेलोसिडा के अंदर के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ ये स्पीसीज स्पेसिफिक कांटेक्ट करेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, ये रिसेप्टर छुपे हुए होते हैं मेम्ब्रेन्स के नीचे। और अब क्या है कि एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद ये बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाते हैं, ये रीजन जो है वो बाहर की तरफ एक्सपोज हो गया है। देखिए यहाँ पे फिर से मैं इसको एक बार दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये बाहर की तरफ ये जो लेयर था पहले अंदर की तरफ था, यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ ये लेयर है। अब ये इसके ऊपर का एक्सोसिटोसिस को ब्रेक डाउन हो गया, अभी एक्सपोज्ड है। इसके ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन का रिसेप्टर्स होते हैं वो इजीली ओवम का जो जोना पेलोसिडा है उसके पार्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन को वे क्या करेगा, सिग्नल कर पाएगा या सिग्नल रिसीव कर पाएगा और जाकर वहाँ पे बाइंडिंग करने में हेल्प करता है। देखिए ये एक्रोसोमल रिएक्शन, अब यहाँ पे एक बात है कि ह्यूमन में इन विट्रो माने बॉडी के बाहर एक्रोसोमल रिएक्शन जो लैब में करा कर देखा गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रिजल्ट है। जो रिसेंट पेपर्स हैं उनमें माउस वगैरह में क्या है वहाँ बताया गया है कि जैसे ये जोना पेलोसिडा का लेयर है और ये पहले कुछ मिली सेकेंड्स पहले एक्रोसोमल रिएक्शन करेगा और फिर जाकर उसमें बाइंड कर जाएगा। बिकॉज इसके ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं वो रिसेप्टर इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसेप्टर तो इसके साथ बाइंड करेगा। तो ये रिसेप्टर एक्सपोज कब होंगे, जब एक्रोसोमल रिएक्शन हो जाएगा। तो यानी एक्रोसोमल रिएक्शन थोड़ा सा पहले होता है, जोना पेलोसिडा पे टच करने के पहले होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट हैं इसके। कुछ हैं कि जोना पेलोसिडा पे जब जोना पेलोसिडा का इन्वायरमेंट चाहिए। ह्यूमन के बारे में मैं बताऊं कि पहले क्यूमुलस ओफोरस के सेल्स होते हैं, कोना रेडियाटा होता है, उसके बाद जोना पेलोसिडा होता है। जैसे ही स्पर्म का हेड इस एरिया में क्लोज कांटेक्ट में पहुंचता है, ठीक उस समय एक्रोसोमल रिएक्शन होगा एक्रोसोम में और फिर वो जाकर जोना पेलोसिडा के साथ स्पर्म बाइंड कर जाएगा। और याद रखिएगा कैपेसिटेशन अगर होगा तभी एक्रोसोमल रिएक्शन होगा। और एक्रोसोमल रिएक्शन में जोना पेलोसिडा के साथ बाइंडिंग करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर है तो वो इस एक्रोसोम का नहीं है, वो है स्पर्म के टेल का। स्पर्म का टेल कैपेसिटेटेड होने के बाद इतना ज़्यादा फ्री मूवमेंट करता है, इतना वाइगरस मूवमेंट करता है, जैसे कि आप लोगों ने स्क्रू ड्राइवर देखा होगा। स्क्रू ड्राइवर को जब हम लोग टाइट करते हैं उसको, तो देखिएगा उसका जो नीचे का जो पॉइंट है वो काफ़ी तेज़ी से किसी सरफेस के अंदर में इंसर्ट हो जाता है। तो ये इस तरीके से इतना वाइगरस मूवमेंट करता है कि ये एक्रोसोमल रिएक्शन जो है जोना पेलोसिडा के अंदर एंट्री कर जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब यहाँ पे देखिए एक साथ ही सबको समअप किया हुआ है। यहाँ कॉन्टैक्ट डॉकिंग हो रहा है, फिर ठीक पहले एक्रोसोमल रिएक्शन और कॉन्टैक्ट में जा रहा है। देखिए अभी टच नहीं हुआ है, ये एक्रोसोमल रिएक्शन यहाँ हो गया। होने के बाद फिर ये एग मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में आकर और स्पर्म का हेड एंट्री कर गया है और इसका जो न्यूक्लियस है वो प्लाज्मा में, ओवा के साइटोप्लाज्म में चला गया है। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। यानी समअप करें अगर वन लाइन में, तो एपिडिडिमिस में स्पर्म के अंदर फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है। फीमेल जेनिटल ट्रैक में 6 to 8 आवर्स के अंदर में उसको कैपेसिटेशन होता है, यानी कि उसकी कैपेसिटी मिल जाती है उसको फर्टिलाइज कर ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए। उसके बाद से ये एग के एरिया में पहुंचता है। एक एरिया का मतलब इसके जो लेयर्स हैं उस लेयर्स को क्रॉस करता है वो आगे की तरफ स्पर्म पहुंचता है। और ठीक जोना पेलोसिडा पे टच करने के मिली सेकेंड्स पहले इसके एक्रोसोमल कंटेंट बाहर आ जाते हैं। एक्रोसोमल कंटेंट का मतलब हुआ सबको मिलाकर स्पर्म लाइसिन बोलते हैं, जिसमें हायालुरोनाइडेज, कोर्ना पेंटेटिंग एंजाइम और एग्रोजिन या जोना लाइसिन होता है, जो हम लोग ऑलरेडी स्पर्म वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। और फिर से एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद से फर्टिलाइजेशन हो जाता है।
तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। फिर मैं अगले कुछ वीडियोस में कुछ कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स को लेकर ज़रूर आऊँगा।